हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पार्लियामेंट की एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इन स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है ये हमें। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ओके, वो पार्टी बेस्ड होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये कन्वेंशनली यही चीज़ बन गई है कि कोई भी गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो एक पार्टी बेस्ड होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम पे इलेक्शन होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जैसे यहाँ पे कई सारी पार्टीज है, तो इनके अंदर जो भी पार्टीज ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे ग्रेटर नहीं, मेजोरिटी, जिस भी पार्टी की मेजोरिटी सीट्स होती है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी गई हैं और इसमें हमें पूछा गया है कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसलिए वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट का इतना पार्ट सही है, लेकिन ये वाला पार्ट ये पार्ट गलत है। ओके, जो एजी होते हैं पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया। ठीक, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट के भी पार्ट है। ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के, इसलिए वो पार्लियामेंट के पार्ट है। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ये वाला बी एंड सी यहाँ पे बच जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ए और डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है, सॉरी, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पार्लियामेंट बनता है उसके अंदर एक पार्लियामेंट हमारा, यहाँ पार्लियामेंट के थ्री पार्ट्स होते हैं। एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा, तीसरा हो गया प्रेसिडेंट। ठीक, तो पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है पार्ट नहीं है पार्लियामेंट के, ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट थ्री भी रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से एलिमिनेशन से हम लोग फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, यहाँ से एलिमिनेशन पे हम लोग सी ऑप्शन पहुँच जाते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो नीति आयोग है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। ठीक, इसलिए इसका जो चेयरमैन होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। जो चेयरमैन जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। ठीक है, और पीएम मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हमारा हम अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहले भी पहुँच चुके थे। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे ओनली टू करेक्ट है। इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ पूछी गई है कि इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रूल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर
डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट देखें तो इसमें जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग रूल्स होती हैं वो रूल प्रोसीजर बुक ऑफ इंडिया के अंदर, रूल प्रोसीजर फॉर द पार्लियामेंट के अंदर डिफाइंड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक, इसके लिए एक अलग ही बुक बनाई गई है, रूल प्रोसीजर बुक फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी बिल अगर किसी भी मेंबर के द्वारा जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का भी मेंबर ही क्यों ना हो, वो एक प्राइवेट बिल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो ये जो बिल जो प्रेजेंट किए जाते हैं उसके बेसिस पे हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला एक होता है गवर्नमेंट बिल, दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। ओके, जो गवर्नमेंट बिल होते हैं ये मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो किसी भी मेंबर के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं जो कि पार्ट नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, अगर ऐसे मेंबर्स कोई भी बिल प्रेजेंट किए करेंगे तो वो सारे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ बी और सी के अंदर ऑप्शन 2 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा स्पीकर को प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर होते हैं ये ओथ लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको ये ओथ प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही सेम बातें की गई है कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला यहाँ स्टेटमेंट देखें तो ये कहा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, किसी भी अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो पार्लियामेंट के द्वारा कंसेंसस से बनाया गया है, मतलब सबकी सहमति से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाया गया है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें जैसे गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स मीन्स कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, पहला तो हमारा ये पार्लियामेंट हो गया जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही सेम बातें की गई है कि पार्लियामेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला यहाँ स्टेटमेंट देखें तो ये कहा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, किसी भी अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो पार्लियामेंट के द्वारा कंसेंसस से बनाया गया है, मतलब सबकी सहमति से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनाया गया है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखिए तो इसमें जैसे गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स मीन्स कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, पहला तो हमारा ये पार्लियामेंट हो गया जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरा हमारा जुडिशरी हो गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है वो सुपीरियर है ये अदर जो 2 ऑर्गन्स है इनसे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक, वो चेक एंड बैलेंस की बात करता है इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, तो ये ऑप्शन ए एंड सी एलिमिनेट हो गए यहाँ से। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये जुडिशरी के द्वारा आया है। ठीक, इसका ओरिजिन जुडिशरी के द्वारा हुआ है, पार्लियामेंट के द्वारा इसे नहीं बनाया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये भी यहाँ पे ओनली 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा
और हमारा सही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर हो गए तो वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, और राज्यसभा के मेंबर हो गए तो ये राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो मतलब लोकसभा जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, ये इस स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जो इंडिया के पीपल है, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक ठीक है, जो हमारा कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ना कि पार्लियामेंट के प्रति। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पीएम है अगर वो राज्य के मेंबर है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे राज्यसभा के। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट हमने देख ली। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव हाउस के प्रति नहीं, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया होगा। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पीपल ऑफ इंडिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, लेजिस्लेचर हमारा क्या हुआ? पार्लियामेंट, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये सेकेंड स्टेटमेंट में भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में ये सही है। ठीक, ये इसमें ये जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति। ठीक, कैबिनेट मीन्स मिनिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट होता है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। तो फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे पीएम की बात की गई है कि पीएम अगर राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पीएम जो होते हैं वो पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोक्स के प्रति। ठीक, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो देखें तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो हमारा फ्रेज है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इसका क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, इस फ्रेज का ये मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हमारे पीएम होते हैं प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट हमारे पार्ट हैं पार्लियामेंट के, इसलिए जो हमारे पीएम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट के। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, पीएम हमारे क्या है? पीएम हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। ओके, और ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट हमारे पार्ट हैं पार्लियामेंट के, इसलिए पीएम रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट की। क्या इसका मतलब ये है? ओके, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के केवल। ठीक, ये तीसरा स्टेटमेंट है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो भी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के। क्या इसका मतलब ये होता है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखें तो ये स्टेटमेंट ये इसका मतलब नहीं है। ओके, ठीक है, दूसरा भी ये स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके प्रति पीएम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट ये सही तो है, लेकिन इस थर्ड स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट सही तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, तुम्हारा डी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, जैसे एक हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, दो चीज़ें हैं, और दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव।
तो जब भी एग्जीक्यूटिव की बात आएगी तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के। ओके, लेजिस्लेचर मतलब होल पार्लियामेंट, मतलब बोथ दी हाउसेस यहाँ पे इंक्लूड होगा। बोथ दी हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, एंड जब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होगी तो यहाँ पे केवल ये रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा की। ओके, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के प्रति नहीं, पार्लियामेंट के प्रति नहीं, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। ओके, तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें यह कहा गया है कि अब इसमें ये बताना है कि ये जो इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा का, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो इसमें यह पहले स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो केवल लोकसभा के अंदर अपने बिल प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है, किसी भी ये इसका मतलब नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर होते हैं अपने एक्ट के लिए केवल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ये भी गलत है। ओके, थर्ड में ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो केवल लोकसभा से ही चूज किए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका ये मतलब नहीं होता है ये जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसका मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनके ऑफिस की लॉन्गिविटी की बात करता है। ओके, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जैसे ये इसका ये मतलब हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो तब तक अपने ऑफिस के अंदर रहेंगे जब तक वो लोकसभा के अंदर बहुमत में है। ओके, जब तक मेजॉरिटी के अंदर है तब तक वो लोग वहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर रहेंगे। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, जब ये मेजॉरिटी नहीं होगी उसी दिन से ये जो इनकी ऑफिस है वो सीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑफिस की लॉन्गिविटी की बात करता है, ये हमारा आर्टिकल 75 के अंदर है, जिसमें यह कहा जाता है कि लोकसभा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो मेजॉरिटी इंजॉय करेंगे, सॉरी, जब तक वो मेजॉरिटी में रहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तब तक वो ऑफिस को इंजॉय करेंगे। जिस दिन ये मेजॉरिटी नहीं रहेगी ऑफिस को इंजॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स से शायद 2020 के अंदर पूछा गया था। ओके, तो देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ये कहा जाए, पहला स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पार्लियामेंट के अंदर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पहुंच जाती है, ठीक, वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही देखें तो एक हो गया गवर्नमेंट और दूसरा हो गया उसका अपोजिशन। ठीक, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है गवर्नमेंट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, दूसरे में कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट। ओके, ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, गवर्नमेंट जो है पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक, और इन्हीं के द्वारा हटाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं पीपल, पीपल इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब इलेक्ट करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक गवर्नमेंट बनता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, फोर्थ वाले में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से चुना जाता है लेकिन पार्लियामेंट उन्हें नहीं हटा सकता है। ये बात भी गलत है। एक मिनट, पहले बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं फिर डी वाला देखेंगे। तो बी वाले में ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट का मतलब ये हो गया है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो
रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा की, और लोकसभा के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आर्टिकल 75 के अंदर यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब तक मेजॉरिटी के अंदर रहेंगे तब तक वो अपने ऑफिस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। जिस दिन ये मेजॉरिटी नहीं होगी उस दिन ये इनकी ऑफिस सीज हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट ही इन्हें रिमूव कर सकती है। और यहाँ डी ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती, जबकि ये बात गलत है। पार्लियामेंट के अंदर अगर मेजॉरिटी नहीं है, ठीक, किसी भी जो भी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर है अगर उसकी मेजॉरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है। तो ये स्टेटमेंट डी वाला गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।